व्हेन डिड लुइस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस? तो इसका आंसर होगा 1774। अगला क्वेश्चन है द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस वॉज रिटन बाय? तो इसका आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है आ एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर इंगेज्ड इज नोन एज? इसका आंसर होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड लुइस 16 कॉल एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस? तो इसका आंसर होगा 5 मई 1789। आई थिंक मैं सही हूँ। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन है हु इज़ द कंपोजर ऑफ नेशनल एंथम मार्शलीज? ये जो मार्शलीज है ये फ्रांस का है, तो इसका आंसर होगा रॉजर डी लाइस। अगला क्वेश्चन है हु रोट द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स टू वुमेन एंड सिटीजन? तो इसका आंसर होगा ओलंपी डी गोज। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज? तो इसका आंसर होगा 1848। अगला क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड इज बिटवीन विच 3 रीजन्स? रीजन्स कह रहा है, अगर कंट्री कहेगा तो अलग बात है, अभी रीजन्स कह रहा है तो इसका आंसर होगा अमेरिका, यूरोप एंड अफ्रीका, क्योंकि ये तीनों अलग अलग रीजन्स हैं और इन्हीं रीजन्स पे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होता था। अगला क्वेश्चन है इसमें होगा हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? तो इसका आंसर होगा जीन जैक रूसो। अगला क्वेश्चन है हु रोट द टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट? तो इसका आंसर होगा जॉन लॉक। हमारा अगला क्वेश्चन है दे फेल्ट ओनली मैन विथ प्रॉपर्टी शुड हैव द वोट एंड वुमेन शुड नॉट हैव द राइट टू वोट, हु वर दे? तो ये थे हमारे लिबरल्स। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पॉपुलेशन वाज? तो आपको पता होगा कि जो रशिया की पॉपुलेशन थी वो स्टार्टिंग में 85% फार्मर्स की थी या पीजेंट्स की थी या फिर एग्रीकल्चरिस्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द किंग ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो आपको पता होगा कि उसका नाम था जार निकोलस सेकेंड। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हु टॉट दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ दैट टाइम? तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ये होगा सोशलिस्ट। अगला क्वेश्चन है ब्लडी संडे वाला। तो ब्लडी संडे हुआ था 22 जनवरी 1905। अब हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम हिज एग्जाइल? व्लादिमीर लेनिन, तो इसका आंसर होगा 3 अप्रैल 1917। क्योंकि जो 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को जो वहाँ का किंग था उसने अपनी सीट छोड़ दी थी, तो उसी के बाद आया होगा ये। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड व्लादिमीर लेनिन डिक्लेयर हिज अप्रैल थीसिस? तो ये होगा 4 अप्रैल। जिस दिन व्लादिमीर लेनिन अपने एग्जाइल से वापस आया था उसके अगले दिन उसने अप्रैल थीसिस दी थी, तो ये होगा 4 अप्रैल 1917। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन पार्लियामेंट? तो रशियन पार्लियामेंट का नाम आप लोगों को पता होगा, वो है ड्यूमा, और जो नीचे राइक्सटैग दिया है ये जर्मनी का है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन जार निकोलस सेकेंड एब्डिकेट और रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? जैसे जो 2 मार्च 1917, जैसे जो व्लादिमीर लेनिन है वो 3 मार्च को आया, तो उससे पहले ही उसने अपनी सीट छोड़ी होगी राजा ने। हु अपोज द आइडियाज ऑफ बोथ? तो इसका आंसर होगा कंजर्वेटिव। जो लिबरल्स और रेडिकल्स के आइडियाज़ को नहीं मानते थे उन्हें कंजर्वेटिव कहते थे, क्योंकि ये लोग मोनार्क को मानते थे, ये मोनार्क चाहते थे, मोनार्क रूल या फिर किंग रूल।
जर्मनी, इटली एंड फ्रांस वर जॉइंटली नोन एज, इनको कहा गया था एक्सिस पावर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी, इटली और जापान ने ट्रिपार्टीट पैक्ट किया था, जिसके अकॉर्डिंग उनको एक्सिस पावर बोला गया था। एक्सिस पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है, इतना हमेशा याद रखना। एलाइड पावर, सेंट्रल पावर वो फर्स्ट का है। हिटलर रेसिज्म वॉज बोरोड फ्रॉम द व्यूज ऑफ, हाँ, हिटलर का जो रेसिज्म था वो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के आइडियाज से आया था। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेस ही जीनी चाहिए, तो उससे इसका रेसिज्म आया था। विच इंसिडेंट मेड हिटलर फ्यूरियस, तो हिटलर को फ्यूरियस बनाने के लिए हिटलर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था इन दोनों चीज़ों को देख के। पहला ट्रिटी ऑफ वर्साइल से जो उसके देश का हाल हुआ, और दूसरा जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पड़ा और उसके देश पे जितना बड़ा उसका जो असर हुआ उस वजह से। अगला है नाजीज वांट ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी, तो वो नाजीज हैं, तो नाजीज थे नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, तो इसका आंसर होना चाहिए नॉर्डिक जर्मन आर्यंस। हाँ, अगला क्वेश्चन है हु वर रिकॉग्नाइज्ड एज अनडिजायरेबल चिल्ड्रन इन नाजी पीरियड। अब नाजी को केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यन चाहिए होंगे, ना उन्हें ज्यूस चाहिए, ना फिजिकल हैंडीकैप चाहिए, ना जिप्सी चाहिए, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन है हु गिव चांसलरशिप टू हिटलर। अब जो चांसलरशिप होती है, चांसलरशिप एक ऐसी पोस्ट होती है जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बराबर होती है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने दी होगी, जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर हिटलर वॉज बॉर्न। हिटलर बॉर्न हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। उस टाइम पे जर्मनी और ऑस्ट्रिया अलग अलग हुआ करता था, बाद में हिटलर ने इन दोनों को जोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट। जैसा मैंने पहले बताया उसका नाम है राइक्सटैग। जैसे हमारे इंडिया की पार्लियामेंट का नाम संसद है, वैसे ही जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम राइक्सटैग है। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स। तो इसका आंसर है चार्लेट बेरार्ड। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है नेम द फिल्म विच क्रिएटेड हेट्रेड अगेंस्ट ज्यूज। इसका आंसर है द इटर्नल ज्यू। उन्होंने क्या करा था, नाजीज ने एक प्रोपोगेंडा फैलाया था कि लोग लोग जितने भी नाजीज हैं सब लोग हेट करें ज्यूज से, तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी द इटर्नल ज्यू करके। अब हम जियोग्राफी स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी में है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल है तो इसका आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, क्योंकि लैटिट्यूडनल है। अगला क्वेश्चन है नेम द सदर्न मोस्ट पॉइंट। जैसा आपको याद होगा 2004 में एक सुनामी आई थी, उस वजह से इंडिया का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट था वो डूब गया था सुनामी की वजह से, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इंदिरा की जो स्पेलिंग है INDIRA होता है, नॉट INDRA। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। या ये क्वेश्चन आएगा तो आप कर ही लोगे, ये इजी है। अब हम जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पे बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उस पर ध्यान देना कि लैटिट्यूडनल पूछा है या लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अगला क्वेश्चन है टोटल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल एरिया कितना है, तो ये होगा 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया जो है, एरिया तो सेम ही रहता है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो एरिया हमेशा यही रहेगा इंडिया का, बढ़ेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है विच सेट्स टाइम फॉर द होल कंट्री इंडिया। इंडिया में IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहें या इंडियन प्राइम मेरिडियन कहें, यही इसी से इंडिया का टाइम फिक्स होता है। अगला क्वेश्चन है स्वीज कैनाल इज ओपनड इन विच ईयर। तो इसका आंसर होना चाहिए 1869। हाँ, तो ये ठीक है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होना चाहिए,
क्योंकि मुझे भी अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है कि कौन से एमसीक्यूज आएंगे इस पे। बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो मेन है, जो मैंने बना रखे हैं, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन से डाले हैं। द लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट इनटू पार्ट, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि वो हमारे इंडिया के बीच सेंटर से गुजरता है, तो वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया इज अ डैश एक्सटेंड, इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंड, क्योंकि इंडिया साउथ की तरफ को है एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट कह रहा है, तो उस पर ध्यान देना, नॉर्दर्न मत लिखना उस पर, वो साउथवर्ड कह रहा है। एशियन है ना, एशिया का सदर्न कंट्री है इंडिया। लार्जेस्ट कोस्ट लाइन होती है गुजरात की, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, दे आर जियोग्राफिकली यंग, तो ये है हिमालयास, यंग माउंटेन्स। तो ये माउंटेन जो होते हैं ना, हिमालय, तो जो हिमालयास बने हैं वो टेक्टोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से बने हैं, तो अभी भी अगर वहाँ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो हिलेंगी तो हिमालय माउंटेन बनते रहते हैं। बाकी जो अरावली है, अरावली तो सबसे पुराना माउंटेन है इंडिया का, बाय द इंटरप्ले ऑफ 3, जो इंडिया की 3 रिवर है, इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा, इन तीनों के फॉर्मेशन से ही वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स बन रखे हैं, नॉर्दर्न प्लेन बने हैं, क्योंकि ये जब सेडिमेंट जमा कर देते हैं तो एक बड़ा प्लेन बन जाता है वहाँ पे। हिमालय और ग्रेटर हिमालयास को हम कहते हैं हिमाद्री। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8050 मीटर, जो बढ़ गई है, पहले तक का 48 हुआ करती थी, अब बढ़ के वो हो गई है 8050 मीटर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट कह रहा है, वेस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है अनाईमुड़ी, और जो नीचे महेंद्रगिरी दिया है ये ईस्टर्न घाट की है। अगला क्वेश्चन है नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। जैसे मैंने अभी बताया कि महेंद्रगिरी है ईस्टर्न घाट की, तो महेंद्रगिरी होगा इसका सही आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज द ओनली रिवर फाउंड इन द डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में आपको पता है जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर पाई जाती है राजस्थान में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द लैंड बिटवीन 2 रिवर इज कॉल्ड। इसका आंसर होगा दोआब। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो ये क्वेश्चन आता है कि ये दोआब होता क्या है, तो दोआब में लिख के आते हैं लोग वो एरिया, जो वो जगह जो 2 रिवर जब इंटरसेक्ट करती हैं, मिलती हैं, उसको लिख के आते हैं। ऐसा नहीं होता है। दोआब क्या होता है, एक ऐसा लैंड होता है जो 2 रिवरों के बीच में होता है, उसे हम दोआब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इज कंसिडर्ड। इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप क्या है कि वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, जो ब्लैक सॉइल और वहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन से बना हुआ है, और वो इग्नियस रॉक से बना हुआ है। और डेक्कन ट्रैप जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, क्योंकि इस पे और दोआब पे बहुत कन्फ्यूजन करते हैं लोग, तो इसको थोड़ा देख लेना। अगला क्वेश्चन है द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया इज रिफर टू एज। इसे हम कहते हैं ड्रेनेज। चैप्टर ही ड्रेनेज है, तो द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, एक एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेम द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन वो बनाती है अमेजॉन रिवर, तो ये होगा अमेजॉन बेसिन। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अमेजॉन बेसिन, और इसका आंसर है अमेजॉन बेसिन। हाँ, अब हमारा अगला क्वेश्चन है
इन तिब्बत व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका तिब्बत में क्या नाम है, उसका नाम है सांगपो। सांगपो उसका नाम तिब्बत में होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड वो बनाता है ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर, जो आसाम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा माजुली। माजुली होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, दिहांग और लोहित। हाँ, दिहांग और लोहित इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। जो दिबांग है, अक्सर लोग दिबांग भी लिखते हैं, दिबांग उसका नाम है। जो दिबांग रिवर है वो उसका नाम, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को हम दिबांग कहते हैं, वहीं आसाम में हम उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट वाटर लेक। तो इसका आंसर आपको पता होगा सांबर लेक, जो कि राजस्थान में है। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। वहीं जो ऊपर नैनीताल है ये एक फ्रेश वाटर लेक है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। इंडस की जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, लेकिन वो हमारे देश में बहुत कम बहती है, वो पाकिस्तान में ज़्यादा बहती है। तो इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर। ये मीटर हो गया, ये गलत है। 2900 किलोमीटर होगा इसका आंसर, ये सही है। विच रिवर इज कॉल्ड दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, गंगा बहुत बड़ी रिवर है। गंगा सबसे बड़ी रिवर है इंडिया की, और ये सारी पेनिनसुलर रिवर हैं। तो पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी नदी गोदावरी होती है, इसलिए उसे दक्षिण गंगा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, यानी कि वो रिवर जो इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट रिवर होगी, वही रिवर लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन बनाएगी। तो गंगा इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, तो इसीलिए गंगा का ही ड्रेनेज बेसिन सबसे लार्जेस्ट होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम नमामि गंगे प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन। नमामि गंगे का जो प्रोग्राम था वो हुआ था 2014 में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। अमेरिका, चेरापूंजी, मौसिनराम या अफ्रीका। सबसे पहले के टाइम पे चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अभी के करंटली के हिसाब से चलें तो वो है मौसिनराम, जो मेघालय में है। और मेघालय में 400 मीटर के हिसाब से वहाँ बारिश होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ITCZ। तो इसका आंसर होगा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्ट जोन। या ITCZ वाला टॉपिक भी जियोग्राफी में क्लाइमेट चैप्टर से है, इसको भी थोड़ा देख लेना। और अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन ऑल ओवर इंडिया इज फेसिंग विंटर सीजन। ऐसा कौन सा स्टेट है जब पूरे इंडिया में विंटर सीजन चल रहा है, यहाँ रेनी सीजन चलता है। यहाँ पे विंटर होगा, थोड़ा गलत हो, यहाँ पे रेनी होगा ऊपर पे। इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ये है रेनी। अगला हमारा क्वेश्चन है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ विंड फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ इज कॉल्ड। इसका आंसर है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द चेंज इन अ प्रेशरिक कंडीशन आर कनेक्टेड विथ द फॉलोइंग फिनोमिनन। तो प्रेशर के जो कंडीशन चेंज होती है प्रेशर के, उसमें ये कौन से फिनोमिनन से है। इसका आंसर होगा अल नीनो।
अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेम द टू ब्रांचेस ऑफ मॉनसून। बे ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी ब्रांच। ये दोनों ब्रांच हमारे इंडिया में आती हैं। इंडिया का जो मॉनसून है वो दो ब्रांचों में बटा हुआ है, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल का ब्रांच। ठीक है, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है प्री मानसून शावर इन कर्नाटका आर कॉल्ड। कर्नाटका में उसे जो प्री मानसून शावर है उसे मैंगो शावर कहते हैं। अब मैंगो शावर का मतलब यहाँ इसलिए कहा जाता है मैंगो शावर, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ मैंगो का सीज़न चल रहा होता है और मैंगो के सीज़न में जो वहाँ की प्री मानसून का जो शावर होता है वो मैंगो के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, इसलिए उस बारिश को वहाँ प्री मानसून शावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया की पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, तो उसके हिसाब से इसका आंसर होगा 1210 मिलियन, 1210 मिलियन। अभी के टाइम पे तो 140 करोड़ है, 140 मिलियन। पहले थी 1210 मिलियन। अगला क्वेश्चन है द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल कैन बी बेटर स्टडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। ये होगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है एक एरिया पे, अब वो एरिया जितना भी होगा उस एरिया पे कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से वहाँ की डेंसिटी तय होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएंट एडोलेसेंस पॉपुलेशन। अब जो एडोलेसेंस की पॉपुलेशन है वो होती है 10 to 19, ये आपको पता होगा, 10 से लेके 19। अब हमारा अगला क्वेश्चन है नेम इंडियाज मोर लिटरेट स्टेट। लिटरेट स्टेट होगा हमारा केरला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। पॉपुलेशन पॉलिसी तो ये आई होगी 2000 में, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है वर्किंग पॉपुलेशन कंप्राइजेज ऑफ विच एज ग्रुप। इसका आंसर होगा 15 से लेके 59 ईयर्स तक का। आपको पता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो 10 से लेके 14 में आते हैं और 15 से लेके 59 में वर्किंग पॉपुलेशन आती है, और उसके बाद 59 से अबव जो लोग हैं 60 अबव हैं वो रिटायर्ड की कैटेगरी में आते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है नेम टू टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। इंटरनेशनल माइग्रेशन में क्या होता है, लोग अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और जाते हैं। वहीं इंटरनल माइग्रेशन में होता है कि एक ही कंट्री के लोग अलग अलग जगहों में शिफ्ट हो जाते हैं। इससे पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल माइग्रेशन से पड़ता है। द चेंज ऑफ द इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ अ कंट्री और स्टेट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इज कॉल्ड। इसे कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कितनी बड़ी है या उसमें कोई चेंज हुआ है या घटी है या बड़ी है, तो इसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो। तो इसका आंसर होगा हरियाणा, क्योंकि जो हरियाणा के लोग होते हैं वो अक्सर या तो नेपाल जाते हैं या तो फिर दूसरी कंट्रीज से या दूसरे स्टेट से अपने लिए वाइफ लेके आते हैं, क्योंकि वहाँ हरियाणा में एज अ गर्ल बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनको। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हु आर कंसिडर टू बी लिटरेट। लिटरेट कौन होता है? लिटरेट होता है एज 7 ईयर टू अबव। लिटरेट का मतलब ये नहीं है, लिटरेट का मतलब होता है कि वो एज ग्रुप यानी 7 साल से लेके अबव तक वो लोग जो लोग किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ना या लिखना जानते हैं उन लोगों को हम लिटरेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इन विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो इसका आंसर होगा डेमोक्रेसी, क्योंकि आपको पता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो यह है डेमोक्रेसी इसका आंसर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है When did जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप। तो इसका आंसर होगा अक्टूबर 1999।
जो जनरल जनरल परवेज मुशर्रफ था उसने पाकिस्तान में एक मिलिट्री कूप लेड करा था, वो करा था अक्टूबर 1999 में। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर जनरल परवेज मुशर्रफ हेल्ड अ रिफरेंडम विच ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन, तो इसका आंसर होगा 202, क्योंकि उसने एक रिफरेंडम करा था जिसमें उसने लोगों से पूछा था कि क्या मुझे एज अ प्रेसिडेंट 5 ईयर और रहना चाहिए, तो उसमें उसने रिफरेंडम 2002 में करा था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि नेम द ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसका आंसर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर नेल्सन मंडेला वॉज सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ नहीं होगा, सेंटेंस टू लाइफ इम्पेरिजनमेंट होगा, यहाँ पे लाइफ इम्पेरिजनमेंट होना चाहिए यहाँ पे। इन विच ईयर नेल्सन मंडेला वॉज सेंटेंस टू लाइफ इम्पेरिजनमेंट पे, उन्हें जेल में डाला गया था, तो इसका आंसर है 1964 में उन्हें लाइफ इम्पेरिजनमेंट के लिए जेल में डाल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इन विच नेशनल लीडर ट्राइड टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1928, तो 1928 में मोतीलाल नेहरू और अदर 8 कांग्रेस मेंबर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोशिश करी थी और उसका एक ड्राफ्ट बनाया था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको लिखा था 2099 लोगों ने, 299 मेंबर्स ने। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन, इंडिया रिपब्लिक कब बना, रिपब्लिक बनने का मतलब होता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है हु इज नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका आंसर है द प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को ही द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर कम फ्रॉम विच कंट्री टू अवर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कौन सी कंट्री से आया, तो इसका आंसर है फ्रांस। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, तो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन एमसीक्यूज को मैंने इस तरह बनाया है कि आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको एमसीक्यूज आ रहे हैं सारे तो आपका चैप्टर क्लियर है, उनको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इन एमसीक्यूज को करके ही बच्चा 50 नंबर तो आराम से लेके आ सकता है, उससे समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। इन विच ईयर साउथ अफ्रीका बिकेम अ रिपब्लिक, तो वो रिपब्लिक बना था 26 अप्रैल 1994 को। रिपब्लिक बनने का मैंने कहा, रिपब्लिक का मतलब जिस दिन उसका कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाता है उस दिन बना था। ये एक खाली सिंपल सी डेफिनेशन है, रिपब्लिक की एक और डेफिनेशन है जो मेन है। अगला क्वेश्चन है नेम द मूवमेंट लेड बाय चौधरी देवीलाल, तो चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध करके एक मूवमेंट लड़ा था कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया फॉर द लोकसभा। तो लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब इतनी सीटें हैं और 543 सीटों को पूरे इंडिया में बांट दिया गया है और 543 रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं ऑल ओवर इंडिया से। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन इंडिया वी फॉलो, हम क्या फॉलो करते हैं इंडिया पे, तो हम फॉलो करते हैं एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हम अब खुद ना जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं अपने लिए लॉ और मेन डिसीजन लेने के लिए। और एरिया वाइज रिप्रेजेंटेशन भी चलता है यहाँ। विच इंडिपेंडेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन इन फ्री एंड फेयर मैनर इन इंडिया। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और जुडिशरी जितनी ही पावर अपने पास रखती है, इंजॉय करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनता है हमारा प्रेसिडेंट चुनता है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा इलेक्शन। तो जो शेड्यूल कास्ट है, जो एससी कम्युनिटी से लोग आते हैं, उनके लिए 84 सीटें रिजर्व करी गई हैं, 84। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल, ये तो कास्ट है। अगला क्वेश्चन आता है हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा इलेक्शंस। तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए 47 सीटें रिजर्व करी हैं, यानी कि 84 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी हैं और 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि द रिप्रेजेंटेटिव हु इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड। एक रिप्रेजेंटेटिव जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी कह रहा है, अगर असेंबली कहेगा तो एमएलए होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो ये होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट हो रहा है ना रिप्रेजेंटेटिव, तो उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे या फिर एमपी। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ वोटर्स लिस्ट। अब जो वोटर्स लिस्ट है उसको ऑफिशियली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्टोरल रोल। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन की इलेक्टोरल रोल वाला क्वेश्चन की वोटर लिस्ट को हम क्या कहते हैं या फिर वोटर लिस्ट क्या होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिक, EPIC। इसका आंसर होगा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इसका सही आंसर होगा। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है टू स्टैंड इन इलेक्शन व्हाट शुड बी द मिनिमम एज। इलेक्शन में खड़े होने के लिए कम से कम एज क्या होनी चाहिए, तो वो होगी 25 ईयर्स। 18 साल में तो कोई भी इंसान किसी को वोट कर सकता है, लेकिन इलेक्शन में खड़े होने के लिए उसकी कम से कम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि टू गिव वोट व्हाट शुड बी मिनिमम एज इन इंडिया। इंडिया में वोट करने के लिए मिनिमम एज क्या है, तो वोट करने के लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि वोट करने के लिए 18 है, वहीं इलेक्शन में खड़े होने के लिए 25 ईयर्स है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ इन लोकसभा इलेक्शन 1971। तो गरीबी हटाओ कहा था इंदिरा गांधी ने, जो थी कांग्रेस पार्टी से, 1971 के लोकसभा के इलेक्शंस में। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है कि
द इलेक्शंस विच आर हेल्ड फॉर ओनली अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन विच द कैंडिडेट है रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट और ड्यू टू हिज डेथ, तो उन्हें हम कहते हैं बाई इलेक्शन। एक तो होते हैं जनरल इलेक्शन जो हर 5 साल में होते हैं, लेकिन बाई इलेक्शन वो होते हैं जब किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या वो अपनी पोस्ट को छोड़ देता है, तो उसी सीट को भरने के लिए दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं और इन इलेक्शन को हम बाई इलेक्शन कहते हैं। तो जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म आता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। कुछ लोग वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन लिख के आते हैं, वो गलत है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसका सही आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। इंडिया में 3 इंस्टीट्यूशन है, उनमें से जो लॉ बनाता है, लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लेजिस्लेचर। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द लॉज। लॉज बनाने का काम तो लेजिस्लेचर का है, लेकिन लॉज को इन्फोर्स या इम्प्लीमेंट कराने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। तीनों इंस्टीट्यूशन में से लॉ को इन्फोर्स या इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अ वर्क टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड पनिश द लॉ ब्रेकर। लॉ बनाने का काम हो गया लेजिस्लेचर का, लॉ को इम्प्लीमेंट कराने का काम हो गया एग्जीक्यूटिव का, और लॉ को मेंटेन करने का और लॉ ब्रेकर को सजा देने का काम है हमारी जुडिशरी का। जुडिशरी सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन भी है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है अ गवर्नमेंट ऑर्डर इज ऑफिशियली कॉल्ड। तो जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट ऑर्डर को हम ऑफिशियली कहते हैं ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ SEBC। तो SEBC का फुल फॉर्म है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। कुछ लोग क्या करते हैं, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लिखते हैं, वो गलत है। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। यानी कि पूरे देश का नाम मात्र का राजा कौन है, वो होता है प्रेसिडेंट, जिसे हम नाम मात्र का राजा कहते हैं, क्योंकि इसके पास केवल छोटी मोटी पावर्स होती हैं और उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, अगला हमारा क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइजेस ऑल गवर्नमेंटल पावर्स। तो इसका आंसर रहेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और सारी की सारी गवर्नमेंट पावर्स को इंजॉय जो करता है, सारी की सारी पावर को इंजॉय यही करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ही सारी पावर को इंजॉय करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों की तीनों आते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु इज द हेड ऑफ द मंडल कमीशन। तो जो मंडल कमीशन है उसके हेड थे हमारे BP मंडल, जिसकी वजह से इस कमीशन का नाम मंडल कमीशन रखा गया। इसका आंसर रहेगा BP मंडल। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मिनिस्टर आर देयर इन आर कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो केवल 20 होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर को चुनने का काम प्राइम मिनिस्टर का होता है और ये टॉप लेवल लीडर ऑफ द मेजॉरिटी होते हैं। जीती हुई पार्टी के जो टॉप लीडर्स होंगे उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। बस कंडीशन ये है कि वो MP होने चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल, नेम देम। तो जो 2 बिल होते हैं, पहला होता है मनी बिल, दूसरा होता है ऑर्डिनरी बिल। अब जो मनी बिल होता है,
अब जो मनी बिल होता है वो केवल लोकसभा ला सकती है, क्योंकि पैसे पे अधिकार लोकसभा का ही है। ऑर्डिनरी बिल कोई भी ला सकता है, राज्यसभा का कोई भी एमपी ला सकता है और लोकसभा का भी कोई भी एमपी ला सकता है। और मनी बिल को अपोज कोई नहीं कर सकता है, मनी बिल को राज्यसभा भी रिजेक्ट नहीं कर सकती है सिवाय प्रेसिडेंट के। मनी बिल कैन बी ब्रिंग ओनली बाय द मेंबर, जैसा मैंने कहा मनी बिल केवल लोकसभा के मेंबर्स ला सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राज्यसभा कैन नॉट डिले मनी बिल फॉर, राज्यसभा उसको डिले नहीं कर सकती है मनी बिल को, वो मतलब रिजेक्ट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन डिले जरूर कर सकती है, रोक सकती है कुछ दिन तक का। तो वो केवल राज्यसभा केवल उस मनी बिल को 14 दिन तक का रोक सकती है, और अगर उसने 14 दिन के बाद भी उसे रोकने की कोशिश करी तो उस बिल को ऑटोमेटिकली पास मान दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आता है हु आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो हमारे नेता लोग होते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल लीडर्स। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हु आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स, तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, हाँ तुम्हें पता ही है कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो टिल अपनी पोस्ट पे रहते हैं हमेशा, तो वो होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट, जैसे कि आईएएस हो गए, आईएफएस हो गए, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स, ये सारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा आता है हाउ द राज्यसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड, अब राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे चुना जाता है, तो उन्हें बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन चुना जाता है। उनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन ऐसे होते हैं, जैसे जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विधानसभा के, वो विधानसभा के जो जीते हुए मेंबर हैं वो अपने ही बीच में से कुछ लोगों को राज्यसभा में एज अ एमपी भेज देते हैं, तो वो लोग राज्यसभा के एमपी बन जाते हैं, तो ये बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हाउ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट डिसॉल्व, अब जो प्राइम मिनिस्टर है, मान लो जैसे प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट है, तो उसको डिसॉल्व करने का यानी उसको खत्म करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन करना पड़ता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाया जाता है, जहां उसको प्राइम मिनिस्टर, अगर उसके फेवर, नो कॉन्फिडेंस मोशन के फेवर में वोट आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ती है, और जैसे ही वो पोस्ट छोड़ता है उसकी कैबिनेट डिसॉल्व हो जाती है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे कम एज कौन सी है, मिनिमम एज, तो वो है 35 ईयर्स। 18 ईयर होती है वोट करने के लिए, 25 साल की उम्र होती है इलेक्शन में खड़े होने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर की एज होना कंपलसरी है, मिनिमम एज। अगला हमारा क्वेश्चन आता है हु वोट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट को चुनने के लिए क्या होता है, इसमें हर जगह से, हर स्टेट के एमपी और एमएलए वोट करते हैं, और एमएलए ऑफ यूनियन टेरिटरी वो भी करते हैं, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। पूरे इंडिया के जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सब लोग प्रेसिडेंट को चुनने के लिए अपना वोट देते हैं। अगला है ऑल कोर्ट्स फ्रॉम लोअर टू अपर लेवल आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड जुडिशरी, तो जुडिशरी का मतलब ही ये होता है कि सारी कोर्ट्स लोअर लेवल से, लोकल लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक का, लोकल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सारी कोर्टों को जुडिशरी कहा जाता है कंबाइनली। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीआईएल, पीआईएल का फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है ग्वांटनामो बे इज लोकेटेड इन, अब जो एक ग्वांटनामो बे है, ये ग्वांटनामो बे कहाँ है, ये है क्यूबा में। बे क्या होता है, बे एक ऐसा एरिया होता है जो 3 साइड से लैंड से घिरा होता है और एक साइड से वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसे कहते हैं बे, और ये ग्वांटनामो बे क्यूबा में आता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है नेम द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हु रिपोर्टेड दैट प्रिजनर्स कंडीशंस, तो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट की कमीशन है उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल इसमें सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं इससे आगे की, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन है
हाउ मैनी फंडामेंटल राइट आर गिवन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट देते हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स। तो इसमें 6 से पूरा सही हो जाएगा। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैन या प्रोहिबिट करता है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 17। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच राइट इज कॉल्ड द क्लस्टर ऑफ मेनी राइट्स। तो इसका आंसर होगा राइट टू फ्रीडम। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। राइट टू फ्रीडम जो है, राइट टू फ्रीडम के अंदर हमें 6 राइट्स अलग से मिलते हैं, तो हम राइट टू फ्रीडम को क्लस्टर ऑफ मेनी राइट्स कहते हैं, क्योंकि ये राइट हमें 6 राइट्स अलग से और देता है। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है अंडर राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन 3 कंडीशंस आर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो 3 चीज़ों को इलीगल बताया गया है। पहला बेगार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि बेगार मतलब वर्क विदाउट पेमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में स्मगलिंग होती है खासकर चिल्ड्रंस और वुमेन्स की। दूसरा चाइल्ड लेबर, बच्चों से काम कराना एट द एज ऑफ 10 से लेके 14 तक का अगर कोई किसी भी बच्चे को काम कराएगा तो वो चाइल्ड लेबर में आता है। इंडिया इज अ डैश कंट्री विच मीन्स इट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। तो इसका आंसर होगा सेक्युलर। अब सेक्युलर है तो सेक्युलर का मतलब होता है कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और किसी को भी इंडिया ने स्पेशल राइट्स नहीं दिए हैं। और ये सेक्युलर और सेक्युलरिज्म बहुत आता है पेपर में। और उसके नीचे सोवरेन है, और जो सोवरेन है, सोवरेन या रिपब्लिक, ये ऐसी चीज़ों पे शॉर्ट नोट बनता है, तो शॉर्ट नोट में देख लेना। अगला क्वेश्चन है विच राइट इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय बेगार। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, बेगार का मतलब होता है वर्क विदाउट पेमेंट। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोग डेप्ट ट्रैप में, जो डेप्ट का ट्रैप होता है उसमें फंस जाते हैं, यानी कि वो उनसे पैसे लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं, तो फिर वो उनकी सर्विस, जो उनको पैसे दे रहा है वो उनकी सर्विस ले लेता है बिना पेमेंट के, चाहे वो उसे ज़िंदगी भर उससे अपना काम कराए, इसे भी हम बेगार कहेंगे। लेकिन अगर बेगार को ज़िंदगी भर तक होता है तो उसे हम बॉन्डेड लेबर कहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द विक्टिम ऑफ द मेजर टेरर अटैक और 11 सितंबर 2001। तो इसका आंसर होगा USA, क्योंकि USA के 4 जगहों पर प्लेन को हाईजैक करके प्लेन गिराने वाले थे। तो ये टेरर अटैक हुआ था USA में 11 सितंबर 2001 को। अब बात करते हैं इससे आगे की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर और फिशिंग। एग्रीकल्चर और फिशिंग कौन से सेक्टर में आता है? ये आता है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज़ आती हैं एग्रीकल्चर, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, और ऐसी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि ऐसा सेक्टर जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सेकेंडरी और प्राइमरी सेक्टर को। तो इसका आंसर होगा टर्शरी सेक्टर, क्योंकि टर्शरी सेक्टर ऐसा सेक्टर होता है जो इन दोनों ही सेक्टरों को अपनी सर्विस या फिर अपना सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है द एक्टिविटी विच इज़ नॉट पेड एज देयर प्रोडक्शन बिकॉज इट इज़ फॉर सेल्फ कंजप्शन। ऐसी एक्टिविटी जो खुद के कंजप्शन के लिए होती है तो वो नॉन मार्केट एक्टिविटी है। मार्केट एक्टिविटी पेमेंट के लिए की जाती है, लेकिन जो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नॉन मार्केट एक्टिविटी। तो जो हमारा अब अगला क्वेश्चन आता है कि Which government scheme provide elementary education to all children in age group of 6 to 14 ईयर, यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। तो ये आता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। सर्व शिक्षा अभियान 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो इस स्कीम को कहते हैं सर्व शिक्षा अभियान।
अब हम बात करते हैं इससे आगे की। तो जो अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी स्कीम या ऐसा कौन सा स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जिससे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में आए, उनके अटेंडेंस बढ़े। तो इसका आंसर है मिड डे मील, क्योंकि मिड डे मील इसलिए रखा गया ताकि बच्चों को भूख लगी, क्योंकि उनके यहाँ खाना नहीं होता है, तो वो स्कूल आएंगे और फिर उन्हें वहाँ खाना मिलेगा, तो खाने के लालच से वो स्कूल आएँ ताकि उन्हें एजुकेशन वहाँ मिले। अगर लालच से ही सही, लेकिन एजुकेशन मिल रही है तो ये सही बात है। अगली चीज़ है, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर सीम्स टू बी एम्प्लॉयड बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड। तो ये होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें लोग दिखते तो हैं कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग काम नहीं कर रहे होते हैं। वो जैसे एक फील्ड में 5 लोगों की ज़रूरत है, 8 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो 3 लोग भी वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इन सोसाइटी। तो इसका आंसर आएगा कास्ट सिस्टम। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, इन रूरल एरियाज एवरेज कैलोरीज रिक्वायर्ड पर पर्सन इज इन पर डे। तो रूरल एरियाज की बात है तो 2400 कैलोरीज एक आदमी को हर दिन की चाहिए होती है। ये आती है रूरल एरियाज की बात। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। Which program of the government provide 100 day of employment to every household to ensure livelihood security in rural area। तो ये है मनरेगा। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत 100 दिन का रोजगार मिलता है हर एक हाउस होल्ड को। अब हम बात करते हैं इससे आगे की। तो जो अब हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है, वट आर द 3 डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशन होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो फूड सिक्योरिटी है वो तभी होगी जब खाना अवेलेबल होगा, और दूसरा कि लोगों की पहुंच होगी खाने तक का, और तीसरा होगा कि खाना इतना सस्ता होना चाहिए कि हर गरीब से गरीब आदमी भी उस खाने को खरीद सके। तो ये सारे के सारे डायमेंशन हो जाएंगे इसके। तो सबसे अब अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट डेवास्टेटिंग फेमाइन इन इंडिया वाज द फेमाइन ऑफ बंगाल। इसका आंसर होगा बंगाल 1943, क्योंकि बंगाल में ऐसा फेमाइन आया था जिसमें 30 लाख लोगों की 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी इसमें। ये बड़ा डिवास्टेटिंग फेमाइन था उस टाइम का, 1943 का। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ हंगर। तो हंगर 2 टाइप के होते हैं, क्रोनिक हंगर और सीजनल हंगर। सीजनल हंगर में क्या होता है, जो सीजनल हंगर होती है, सीजनल हंगर में कोई जो भी पर्सन है कुछ मंथ्स के लिए उसको खाना नहीं मिलता है, और या कुछ मंथ्स तक उसके बाद खाना नहीं होता है, तो इसे हम सीजनल हंगर कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएसपी। एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी एक ऐसा मूल्य होता है जिससे मतलब ना फार्मर को घाटा हो ना सरकार को। जैसे मान लो आलू है, आलू 20 किलो चल रहा है, तो सरकार देगी उनको, सरकार ना उनको उसका आधा रेट देगी, आधे से ज़्यादा ही देती है बल्कि। तो इसका होगा या तो उनको 13-14 रुपये मिलेगा, जिसमें ना सरकार को घाटा होगा ना उन किसानों को घाटा होगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस। तो पीडीएस का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत जो बफर स्टॉक होते हैं, बड़े बड़े बफर स्टॉक से राशन की दुकानों में, इस पीडीएस के तहत राशन आता है और हर एक हाउस होल्ड, जैसे हर एक आदमी को मिलता है, जैसे वो एपीएल का हो, बीपीएल का हो या अंत्योदय का हो। आजकल तो एपीएल को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं, नेम द 2 स्पेशल स्कीम लॉन्च इन 2000। तो जो 2 स्कीम लॉन्च हुई थी वो थे अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा स्कीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफसीआई। एफसीआई का फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई वो बड़े बड़े अनाज के भंडार होते हैं जहां अनाज रखा जाता है। बड़े बड़े बफर स्टॉक होते हैं, उन्हीं को एफसीआई कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, और कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको नहीं आए होंगे, और जो एमसीक्यूज आपको नहीं आए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से पॉज करके वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से आपको एमसीक्यू नहीं आए, या फिर आप उन्हें कॉपी में नोट कर सकते हैं उनके आंसरों को। और
जहाँ तक कि इन एमसीक्यूज़ की बात है, मैंने इतने सारे एमसीक्यू जो मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पूरा कोर्स ख़त्म करा है इन एमसीक्यूज़ में, तो स्लाइड्स बनाने को बहुत टाइम लगा, जिससे वीडियो बहुत लेट आई। कल परसों ही मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। और क्योंकि मैंने इतने सारे मेन इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं ये मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि अब हमारा जो ये सेशन है ख़त्म हो गया है, और अब मैं दोबारा 9th की वीडियो शायद फ्यूचर में बनाऊँगा। लेकिन अभी तो मैं 9th का सारा सिलेबस नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम अगले सेशन से 10th का करेंगे। तो आपको गुड लक आपके सेशन के लिए। और बाकी आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और आप इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर से देख लेना, क्योंकि शायद आपके एग्ज़ाम में आएँ। और जो शॉर्ट नोट होते हैं, मैप वर्क को जो होगा, मैप वर्क आप हिस्ट्री से देख लेना, हिस्ट्री का एलाइड पावर और एक्सेस पावर, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। और अगला जियोग्राफी में नेचुरल वेजिटेशन का जो मैप है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वो वाला मैप देख लेना। और जो लेक्स ऑफ इंडिया का मैप है वो देख लेना। ये इंपॉर्टेंट मैप्स हैं। और उसके बाद जैसा मैंने अभी वीडियो में कहा, शॉर्ट नोट्स आते हैं, जैसे सोवरेन हो गया, रिपब्लिक हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, ऐसे शॉर्ट नोट देख लेना। और नाजिज्म चैप्टर को ध्यान से देख लेना, वो व्लादिमीर लेनिन। एंड जो ज्यूस के साथ जो सफरिंग्स थी, हॉलोकॉस्ट हर साल पूछा जाता है। हॉलोकॉस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो जो ज्यूस के साथ जितनी सफरिंग्स हुई थी उस बारे में है, तो वो क्वेश्चन देख लेना। और बाकी आप लोग एग्ज़ाम कर ही लोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर देना, मैं आपको उसका आंसर बताने के लिए हमेशा यहाँ पे हूँ। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। और ये सेशन बहुत अच्छा रहा, एसएसटी का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू so much for watching this video.